हेलो दोस्तों, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान से कुछ बेसिक परंतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके विकल्प हैं लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए देखते हैं इसका उत्तर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि एक ऐसा अंग है या गांठ है जो एक से अधिक पदार्थ बनाता है, जैसे कि हार्मोन, पाचन रस, पसीना या आंसू। शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। पहली अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अच्छा, हमने देखा कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, याद रखें। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? आपके विकल्प हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, राइबोसोम। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और सूर्य की रोशनी की मदद से ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग द्रव्य क्लोरोफिल की मदद से होती है। यहाँ ध्यान दें, पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन को इकट्ठा करने के लिए तथा उनका संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके विकल्प हैं फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या रेडियस। आइए उत्तर देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर देखें तो स्टेपीज है, यह कान के अंदर पाई जाती है। हड्डियां शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के रूप में कार्य करती हैं, विशेष रूप से कैल्शियम और फास्फोरस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दे करते हैं। गुर्दा अर्थात किडनी। गुर्दे में जो सबसे छोटी या सूक्ष्म संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ध्यान दें, नेफ्रॉन के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है। नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करता है, रक्त की मात्रा और दबाव को नियंत्रित करता है, रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। हृदय क्या करता है? हृदय का मुख्य कार्य आपके पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित अर्थात पंप करना है। रक्त आपके कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में किस अंग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? अर्थात पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? विकल्प हैं मुंह, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। उत्तर देखते हैं। मानव शरीर में पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है तथा यहाँ से पोषक तत्व खून के द्वारा शरीर के हर अंग में पहुँचते हैं। छोटी आंत लगभग 5 मीटर लंबी होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके विकल्प हैं 23, 46, 22 या 44। उत्तर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र एक सूक्ष्म धागे जैसी संरचना है जो प्रोटीन से बनी होती है। ये जानवरों, मनुष्यों और पौधों की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के दो मुख्य और बुनियादी प्रकार हैं। पहला है
ऑटोसोम और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। मनुष्यों में 22 जोड़ों ऑटोसोम के तथा एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों की जड़ें मुख्यतः किसका अवशोषण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और खनिज या नाइट्रोजन का? आइए उत्तर देखते हैं। तो पौधे की जड़ें मुख्यतः जल और खनिज तत्वों को अवशोषित करती हैं। जाइलम पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से अवशोषित करके बाकी पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम यह ऊतक हैं जो पेड़ों में पाए जाते हैं। फ्लोएम का काम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? विकल्प हैं रक्त प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार हैं, लाल रक्त कोशिकाएं RBC, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC और प्लेटलेट्स। रक्त का निर्माण हड्डियों के केंद्र में मौजूद नरम स्पंजी पदार्थ जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं में होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जीवाणु आमाशय के लिए सहायक होता है? अर्थात कौन सा जीवाणु पाचन के लिए सहायक है? आपके विकल्प हैं लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, साल्मोनेला या वाइब्रियो। आइए इसका उत्तर देखते हैं और हर एक विकल्प के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आंतों में पाचन में सहायक होता है और स्वस्थ पाचन तंत्र बनाए रखने में मदद करता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड बुखार होता है। वहीं विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु हैजा अर्थात कॉलरा संक्रमण का कारण बनता है। ई कोलाई जिसे स्चूरिया कोलाई कहते हैं बैक्टीरिया का एक समूह है जो लगभग सभी लोगों और जानवरों की आंत में पाया जाता है। इससे आंत का संक्रमण भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? यह हमने अभी पूर्व के प्रश्न में देखा था कि पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम से पौधों का संवहनी ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है। पौधे अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयनों के रूप में अवशोषित होते हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में ग्रीन रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? आपके विकल्प हैं क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या ल्यूटिन। आइए उत्तर देखते हैं। तो पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो क्लोरोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसका उपयोग पौधे भोजन के रूप में कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में नर जननांग किसका निर्माण करता है? विकल्प है अंडाणु, पराग, बीज या फल। उत्तर देखते हैं। पौधों में नर जननांग पराग का निर्माण करता है जो प्रजनन में आवश्यक है। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। फूल के नर यौन भाग को पुंकेसर और मादा यौन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर के परागकोश भाग में पराग होते हैं। ध्यान दें, फूल के नर यौन भाग को पुंकेसर कहते हैं और इसी के परागकोश में पराग पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न।
मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है? विकल्प है यकृत, हृदय, तिल्ली या गुर्दे। आइए उत्तर देखते हैं। तो तिल्ली रक्त के भंडारण और निस्पंदन का कार्य करती है, इसलिए इसे रक्त बैंक कहा जाता है। तो वहीं तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पुराने आरबीसी आकर जमा होते हैं और यहीं पर वो खत्म होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? विकल्प है ए, बी, ए बी या ओ। आइए उत्तर देखते हैं। मानव शरीर में ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। इसमें भी विशेषतः ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं? आपके विकल्प हैं लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या तंत्रिका कोशिकाएं। आइए उत्तर देखते हैं। तो मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में लगातार बनती रहती हैं एवं इनका जीवन काल सिर्फ 1 से 3 दिन का होता है। ये एंटीबॉडी का उत्पादन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।